Good morning to all of you. I am Ravi sir, starting my new video that I have already mentioned in the previous slide. I will give you some concept based ideas from the competency based questions released by CBSE. देखिए आप लोगों को याद रखना है कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस तो शायद ही आए, लेकिन इसके कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे. And in this we will discuss of all the chemistry section. Let us begin the task. Once again, good morning to all of you and watch it up to the complete to score 100% marks. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट. देखिए यहाँ चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बट वी हैव टू डिस्कस ऑल द फोर ऑप्शंस वन बाय वन. द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज दिस? This is called electrolytic decomposition reaction. The burning of methane, what this means? Burning of methane is an oxidation reaction, or you can say simply redox reaction. The reaction of a metal with an acid. Here is the concept. Metal, whatever metal is going to react with an acid, they basically releases hydrogen gas. Yes or no? Yes, they release hydrogen gas. So this particular will be the answer of simple displacement reaction. That means metal reacts with acids. अब सवाल उठता है what type of acid and which acid they are going to react with. ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. Which type of acids they are going to react? Because according to CBSE, we must have to keep on focused that the reaction of acids is basically obtained from the section. So we have to keep the example in mind, that is zinc plus chloride. It will give us zinc chloride, and as you all know, zinc chloride with the release of hydrogen gas. मगर दूसरी तरफ जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, इसमें से मिला हुआ जो कंसेप्ट है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का कंसेप्ट आएगा, जिसमें कि एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैंगनीज और मैग्नीशियम Mn एंड Mg, these are two metals that reacts with dilute nitric acid. क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, लेकिन in that condition you have to answer the question, there is no release of hydrogen gas other than manganese and magnesium. मतलब मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़कर जितने भी मेटल हैं, they are not going to react with nitric acid, but others, in the case of hydrochloric acid, they will react and ultimately give हाइड्रोजन गैस एज सप्लीमेंट. तो याद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज सिर्फ दो कंडीशन में होता है, मैंगनीज और मैग्नीशियम का. बाकियों के साथ इनका रिएक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का गैस निकलेगा. फोर्थ कॉन्सेप्ट आपका है द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. जाहिर सी बात है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोई भी दो सॉल्ट का जहां रिएक्शन होता है, इफ इट इज पॉसिबल, सारे रिएक्शंस नहीं होंगे, याद रखिएगा, कुछ रिएक्शंस होते हैं, एंड ऑन दैट रिएक्शंस दे विल फॉर्म ए प्रेसिपिटेट. इट इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब आते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन. देखिए सबसे पहला चीज, केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्या, यहां पर वो कंसेप्ट छिपा हुआ है. रिएक्शन शुड बी इन द सेम स्टेट, जरूरी नहीं है, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड को अगर मान लीजिए अगल बगल रख भी देते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. एनर्जी शुड बी सप्लाइड बाय द रिएक्टेंट. ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस में. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, और आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तो इसमें एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स. दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. आगे बढ़ते हैं, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर. पॉसिबल नहीं है. रिएक्टेंट शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और वी कैन मिक्स डिफरेंट गैसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर.
So this is not the conditions for chemical reactions. But one thing is that there should be physical contact between the reactants. मतलब atomic और molecular stage पर उनका physical contact होना जरूरी है. This is the most probable answer of this question and the concept I have told you. Now move to the next part. Given below is the balanced chemical equation for the thermal decomposition of lead nitrate. Thermal decomposition of lead nitrate. तो ये देखिए आपका सबसे पहला चीज क्या दे रहा है इसमें. लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. PbNO3 होल 2 2PbO प्लस NO2 प्लस O2. ये आपका बन रहा है. तो याद रखिएगा बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आप देखिएगा इसमें दो तरह का आपको आंसर आता है, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां पर जो कंसेप्ट होता है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए यहां आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज एटम्स एंड मोल्स आर स्लाइटली डिफरेंट थिंग. नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड्स द मोल, and you all know that 1 mole is equal to 6.02 into 10 to the power 23, either molecules, atoms or ions. As in this reaction it is a thermal decomposition reaction, so the ratio of the number of moles produced by the two substances is basically mentioned here. ये आपको इसमें मेंशन किया गया है. ये चीज आपने ध्यान रखना है, अपने दिमाग में इसको बैठाए रहना है ताकि आपको आसानी से ये कंसेप्ट मिलता रहे. आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा. देखिए यहाँ पर आपका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द टू सब्सटेंसेस. यहाँ पर एटम्स की बात है नहीं, आपको उसने आंसर में मेंशन भी नहीं करना है, क्योंकि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इज एक्चुअली नॉट रियली मेंशन्ड और रियली पॉसिबल इन दिस केस, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. याद रखिएगा, रेशियो नहीं. ओनली अगर नंबर ऑफ एटम्स लिखा रहता तो इट में भी करेक्ट. सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स अगर लिखा जाएगा तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आपका पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है तो यू मस्ट फोकस ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. रेशियो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स इज पॉसिबल. आते हैं द रेशियो ऑफ द मास प्रोड्यूस्ड ऑफ द टू सब्सटेंसेस. देखिए मास प्रोड्यूस्ड का जहां तक सवाल है, इट इज इक्वल as law of conservation of mass states that mass of the reactant is equal to the mass of product. आते हैं डेंसिटीज पर. द डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस इट में डिफर, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दोनों बाहर अगर निकल जाते हैं तो लेड ऑक्साइड ही बचने वाला है. तो डेंसिटी मस्ट बी लोअर कंपेयर्ड विद द लेड नाइट्रेट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. देखिए अब ये आपका आ गया डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अब यहाँ पर क्या चीज है, पहला चीज थोड़ा सा ध्यान देना है. ये आपको डायरेक्ट करंट सोर्स से दिखाया जा रहा है. इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज मेंशन. अब वाटर इज मेंशन मतलब कैथोड और एनोड दो अलग अलग आपको इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. कैथोड का कनेक्शन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से होता है, एनोड का कनेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होता है. इसीलिए कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस जो कि पॉजिटिव रेडिकल है, और एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस जो कि पॉजिटिव रेडिकल है, निकलता है बाहर. कंसेप्ट समझ में आ गया. एनोड का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव रेडिकल इट कम्स आउट. अब आते हैं यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट टेक्स प्लेस. तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, इट इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच वाटर इज ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब सवाल दूसरा जो पूछा गया है, तो आपको व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको लिखना पड़ सकता है. तो इसमें पूरा का पूरा डिटेल में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन. अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट. यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना रहता है. तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वर्क ऑन इट, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू कंडक्ट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आपको पता है इसको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से आता है आपको. आप आराम से लिख सकते हो बैलेंस्ड इक्वेशन 2H2O प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एरो दे दीजिएगा 2H2 प्लस O2, हो गया काम. इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा. द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द ऑपरेटर्स. अब मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का दोनों को हम लोग आराम से निकाल लिए. इन दैट कंडीशन
the gas with an explosive pop sound. Pop sound will be produced only by hydrogen gas, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। किसी दूसरी कंडीशन में भी अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो द पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। और क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि भाई पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाला कौन सा गैस है या इस रिएक्शन में पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, यू मस्ट फोकस ऑन हाइड्रोजन। दूसरी तरफ द सब गैस दैट सपोर्ट्स बर्निंग इज ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट एनी साउंड इट स्टार्ट बर्निंग, तो ये आपने ध्यान रखना है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इट विल सपोर्ट बर्निंग ओनली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी तरफ ये देखिए 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द 2 अरेंजमेंट्स X and Y as shown below. The block arrangement are kept moist by sprinkling water. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रस्टिंग किस पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला आपने फोकस रखना है रस्टिंग डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रस्टिंग इज ए सरफेस फेनोमेना, यू मस्ट मेंशन दैट, एंड रस्टिंग डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। और यहाँ पर आप देखिएगा कि एक ब्रिक का स्लैब लेटा हुआ है जो कि लार्जर सरफेस एरिया इज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, और दूसरे वाले खड़े वाले में देखिएगा कि सरफेस एरिया कम दिख रहा है जो कि कांटेक्ट ऑफ द फ्लोर है। तो फ्लोर के कांटेक्ट वाला हिस्सा रस्ट नहीं होगा, उसके अलावा जितना भी एरिया है सब रस्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से वाई विल बी द आंसर विच विल गैदर मोर रस्ट इन 10 days। जस्टिफिकेशन आपको मैंने समझा दिया है, एज इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो आप याद रखिएगा रस्टिंग डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपको मिलेगा जो कि आगे क्वेश्चंस में आएंगे, दैट आई विल टेल यू। अब आते हैं अगली क्वेश्चन में। देखिए आयरन, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयरन को वाटर से रिएक्ट कराना है। तो वाटर से आयरन कभी रिएक्ट नहीं करता। एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, आयरन ओनली रिएक्ट्स विथ स्टीम टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड, इट विल नेवर रिएक्ट विथ वाटर। लिक्विड स्टेट में ये कभी रिएक्शन नहीं करता। तो ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें ट्रिप्टी मिक्सेज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, सोडियम सल्फेट है और कॉपर क्लोराइड है। तो पहला तो सिचुएशन ये है कि इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट सोडियम क्लोराइड है जो रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। तो व्हेन दिस प्रोडक्ट इज देयर, तो व्हाट विल हैपन, देयर इज नो रिएक्शन। अगर हम वापस चाहेंगे कि वो रिएक्शन हो जाए तो इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर जो है सो आपका उल्टा पूछा गया है, will with this lead to a double displacement reaction? तो no reaction will be there। जस्टिफिकेशन आपने यही लिखना है कि all of them are present in the form of ions, यानी कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सॉल्ट बेसिकली when they are in aqueous solution they are present in the form of ions, as there is no insoluble product because both are soluble in water। सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड दोनों सॉल्युबल है, इसलिए आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? सो देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस केस। यू कैन इजीली जस्टिफाई दिस आंसर दैट इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट and it is irreversible reaction, and so all the result products that is been produced due to double displacement reaction is in ionic form in this solution। और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए नो, होता कैसे है आपने बता दिया। नाउ द 8th क्वेश्चन इज दिलीप वाज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं, दे आर इक्वली ऑपोजिट रिएक्शंस। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस मे बी द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देते हैं, किसी भी एग्जांपल को उठाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे हम लोग वाटर का ही ले लेते हैं जो कि पहले पढ़ चुके थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमको क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अगर गलती से यही मेटल्स होते और नॉन मेटल्स होते तो मेटल्स एलिमेंटल स्टेज में मिल जाता, नॉन मेटल्स तो खैर मॉलिक्यूलर स्टेज में मिलते। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं हो सकते कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज दे आर एलोन। और सॉल्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी क्वेश्चन आएगा इसका ठीक उल्टा आपने सोचना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा चीज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एलिमेंट कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? जाहिर बात है किसी का भी सॉल्ट हो सकता है, किसी का ऑक्साइड हो सकता है, किसी का हाइड्राइड हो सकता है, तो दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए, सोडियम इज ए मेटल दैट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सोडियम हाइड्राइड, ओनली सोडियम, इसके अलावा किसी और को हाइड्रोजन से रिएक्ट मत करा दीजिएगा जोश में। लेकिन बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स एल्युमिनियम के ऊपर रखे हुए हैं दे अंडरगो दिस टाइप ऑफ हाइड्रेशन। अब आते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए तो कहना नहीं है, ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ एवरीथिंग टू मेक ऑक्साइड्स। उसी तरह से क्लोराइड्स एंड सॉल्ट आर बेसिकली द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। यहाँ पूछ रहा है which class of a chemical substance may be the product of decomposition reaction but not a product of combination reaction। तो हम लोग उलट देते हैं क्वेश्चन, which chemical substances may be the product of combination reaction but not a product of decomposition reaction। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन नहीं हो सकता है? कोई सॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा वहां पर एलिमेंट भी आपने लिखना है, मॉलिक्यूल्स भी लिखना है, सॉल्ट भी लिखना है, ऑक्साइड्स भी लिखना है। एवरीथिंग यू कैन राइट इन दैट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। अब पूछ रहा है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 4 रिएक्शन आपने पढ़े थे और चारों को इसने मेंशन कर दिया। तो कौन सा रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं? जाहिर बात है हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसमें, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड रेडॉक्स। ऐसे तो सारे के सारे ही रेडॉक्स होते हैं, लेकिन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द यू कैन से बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस है, यू कैन टेक दैट एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस में जो है सो आपका दो रिएक्टेंट्स मिलकर कुछ अजीब सा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। दोनों के पास ऑक्सीजन दिखता है, ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है और इसमें भी ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पर आपने कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन भी एक एग्जांपल आपके आंसर शीट में है, CH4 + 2O2 CO2 + H2O। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, यू कैन मेंशन इन प्लेस ऑफ दिस। यही क्वेश्चन आपको उलट के पूछ सकता है कि आप भाई रेडॉक्स के अलावे बताइए कौन सा, तो कोई भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। कम से कम एक एक रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। टीना फाइंड्स ए पेपर कवर्ड विथ व्हाइट सब्सटेंस इन केमिस्ट्री लैब। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है, हैज टर्न्ड ग्रे, व्हाइट से ग्रे होने वाला हमारे पास एक ही कंपाउंड है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है? व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑन द पेपर दैट टीना फाउंड। तो पेपर में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड होगा, जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रे हो गया, क्योंकि दोनों व्हाइट होते हैं और अल्टीमेटली यूज्ड इन फोटोग्राफी। आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, AgCl एरो दे देना, 2Ag + Cl2 को उड़ता हुआ गैस बना देना, हो गया काम। State one application of this property of the substance seen in daily life. Photography is the best example that is mentioned in your book also. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Adding which of the following colorless solution will give an indication that solution could be possibly the hydrogen chloride। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको ये डाला हुआ है, it is from the next chapter। बात समझ में आया? ये आपके अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, दैट इज एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट में आप लोग पढ़े हुए होंगे।
सबसे पहला चीज आपने जो पढ़ा होगा एसिड, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, तो उसको बेस कहते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट कंटेंट समझ लीजिए। एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू ए कलरलेस सॉल्यूशन वुड गिव एन इंडिकेशन दैट सॉल्यूशन कुड पॉसिबली बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए कोई भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन है, चलिए मान लिया सॉल्यूशन कुड पॉसिबली बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पर आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड किन से रिएक्ट करने जा रहा है। क्वेश्चन सीधा सीधा है, कॉपर मेटल स्ट्रिप से भी रिएक्शन करेगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा वो, लेकिन उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है, डाइल्यूट HCl विल बी देयर। इधर सिल्वर मेटल स्ट्रिप्स तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, 90% केसेस में वो रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर भी चूंकि हाइड्रोजन के नीचे रखा जाता है इसलिए वो भी स्पेशल कंडीशन को छोड़कर बाकी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे पास सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी क्लोरीन उसके पास है, तो काहे के लिए वो क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर आपका HCl का प्रेजेंस संभव है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा और कैल्शियम जो है सो क्लोराइड का फॉर्मेशन करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो यहां आप टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन 3 से इसको टेस्ट किया जा सकता है। गॉट इट। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, विच ऑफ दीज ग्राफ शो हाउ द pH ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म कर्ड। मतलब क्या है, मिल्क से कर्ड बनना है, यानी कि बेस से एसिड बनना है। तो बेस से एसिड बनना है तो pH का क्या होगा, pH बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ यही है आपका। Which of these graphs show that pH of milk changes as it forms curd। तो याद रखिएगा बेटा, बेस का pH 14 आप पढ़ते हैं, एसिड का pH 0 पढ़ते हैं, तो 14 से 0 की ओर जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो pH का ग्राफ जब भी बनेगा, आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग अबाउट pH, आई एम टेलिंग अबाउट द ग्राफ। pH वैल्यू की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा pH का ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, मतलब सीधा बात है pH 14 से 0 की ओर बढ़ेगा। दिस इज द हिडन कंसेप्ट हियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए आंसर होगा, इसलिए होगा क्योंकि pH ऊपर से नीचे की ओर उसी में सिर्फ दिखाया जा रहा है। दूसरा केस जो है वो आपका कर्ल बना हुआ है, पहले ऊपर गया है फिर बीच में आ गया है नीचे, तो कोई भी एसिड जो है तो वापस बेस की ओर नहीं बढ़ता है, इसलिए उसको भूल जाइए। रहा बात pH में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक रैंडम डिफरेंस रहेगा, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आप खुद कर्ड खा चुके हैं, वो खट्टा होता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि बहुत नीचे जाकर के फिर वापस होने लगेगा, तो कर्ड जो है तो कभी भी वापस नहीं जाएगा, इट विल इंक्रीज इट्स एसिडिटी बाय टाइम। जितना दिन रखिएगा उतना खट्टा हो जाएगा, बस ये दिमाग में रखिए, आपका आंसर आने लगेगा। तो ग्राफ मैंने चारों समझा दिए हैं आपको। उसके बाद आते हैं द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द pH वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 1 दिया है, मिल्क का pH 6 दिया, प्योर वाटर 7 दिया, बेकिंग सोडा 9 दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 दिया। अब यहाँ जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको आप समझिए। यहाँ बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द pH ऑफ एन एसिड एंड ए बेस व्हेन ईच इज डाइल्यूटेड, प्योर डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड टू इट। मतलब हम लोग इसको डाइल्यूट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज याद रखिए, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो आयन्स उसमें रिलीज किया हुआ, वो नंबर ऑफ आयन 10 का 10 रहेगा, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो। आयन्स बढ़ने घटने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ज्यादा वॉल्यूम में कम आयन हो जाएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर जो निकलता है, द pH ऑफ एन एसिड विल इंक्रीज, क्योंकि pH उसका एसिड का कितना था, 0 था, तो 0 से वो बढ़ेगा और बेस का घटेगा, मतलब pH ऑफ ए बेस विल डिक्रीज फ्रॉम 14 से नीचे आएगा। बस ये दिमाग में आपने रखना है कि जैसे जैसे डिस्टिल्ड वाटर विल बी एडेड, इट विल रिजल्ट इन pH वैल्यू ऑफ एन एसिड वुड इंक्रीज एंड दैट ऑफ बेस विल डिक्रीज। बस ये दिमाग में रखिएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, द pH ऑफ 3 सॉल्यूशंस इज गिवन इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ एक का P का 1 है, Q 7 है, R 14 है, मतलब P एसिड है, Q आपका न्यूट्रल है, R आपका बेस है।
विच ऑफ दी सॉल्यूशन कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखिए बेटा, जिंक मेटल से दो रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड भी रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और बेस भी रिएक्ट करता है, खास करके अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है, विच इज ए कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि वह पानी में सॉल्युबल है इसलिए कलरलेस कहा जाता है इसको। और याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो है सो व्हाइट कलर का होता है, वो सिर्फ सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहां पर आपने कंसेप्ट जो लिया जिंक मेटल का, तो दोनों से रिएक्ट करेगा। अगर मान लीजिए जिंक एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि जिंक इज एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आसानी से आपको समझ में आ गया। और दूसरे केस है, यानी कि इसमें हम लोग पी और क्यू दोनों को आंसर दे सकते हैं। हाँ, 7 जो है सो नहीं रिएक्ट करेगा, वह मतलब क्यू रिएक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड यानी कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो वो बेस बनाता है। अल्कली भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, एंड यू ऑल नो दैट वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। आगे बढ़ते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड से बेस, यानी कि आंसर हमारा हो जाना चाहिए यार। विच ऑफ दीज सॉल्यूशंस कुड बी द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो यहां पर जो है तो आप पढ़े हैं अपनी बुक्स में कि सोडियम क्लोराइड से 90% ऑफ द सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड। और क्लोर अल्कली प्रोसेस में भी हम लोग क्या लेते थे? सोडियम क्लोराइड लेते थे, वो भी मोल्टेन स्टेट में। और इसी सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ पिंच ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन, तो होता क्या था? आपको पता होना चाहिए कि होल सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू NaOH, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस की जगह पर हमारा क्या निकलता था वहां? यस, इज इट नॉट हाइड्रोजन? यस, हाइड्रोजन गैस निकलता था। कहां पर? कैथोड पर। दूसरी तरफ आ जाइए आपका एनोड के पास, तो एनोड में ऑक्सीजन निकलता था पहले, लेकिन NaOH के फॉर्मेशन से वहां से क्लोरीन निकलेगा, एंड दैट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। Whenever the molten sodium chloride is electrolyzed, hydrogen gas is released at cathode and chlorine gas is released at anode, and this is called chlor-alkali process. तो आपको रॉ मटेरियल पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका क्यू होना चाहिए, क्योंकि मेंशन तो नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7 होता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस का एक और यूज आपको यहीं साथ में बता दे रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीच में यूज होता है, इन्फेक्टेंट्स हटाने में यूज होता है, तो यूजर्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर आपने जो देखना था वो ये था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रिपरेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट की ओर। द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड इज दैट दे कैन डिसॉल्व मेटल। बाहर एसिड डिसॉल्व मेटल करते हैं भाई। व्हेन ए मेटल्स आर एडेड टू एन एसिड दिस डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपीयर इनटू एसिड। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, गॉट माय पॉइंट? तो स्टेटमेंट दिया गया है, तो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन पूछ रहा है। स्टेट वन अदर कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन मेटल डिसॉल्व्स इन एसिड। डिसोल्यूशन तो हो गया, उसके अलावा क्या होगा? जाहिर बात है बबलिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है प्रोड्यूसर पफ साउंड स्फिंक्टर, तो ये सब चीज आप उसमें जोड़ सकते हैं, आप केमिकल रिएक्शंस उसका लिख सकते हैं। इफ द एसिड विथ द डिसॉल्व्ड मेटल इज एवापोरेटेड कैन वी गेट द मेटल बैक। कहां से मिलेगा भाई? एसिड जब मेटल में आपका डिसॉल्व यानी कि वो सॉल्ट बन चुका है, तो टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द सॉल्ट वी हैव डिफरेंट प्रोसेस, मगर सिंपल मेथड ऑफ evaporation of physical method we are not going to get it back because it has undergone the chemical reaction। आप उसमें आराम से लिख सकते हैं रीजन में कि यह केमिकल रिएक्शन था। आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन द वर्ड डिसॉल्व इज यूज्ड विद इन कोट्स। दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल डिसॉल्विंग इन एन एसिड एंड शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। देखिए यहाँ पर डिसॉल्विंग का मतलब होता है देयर इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, क्योंकि मेटल मे बी इन सॉलिड स्टेट एंड acids in liquid state, so that they will interact and ultimately the metal will disappear, that will be considered as dissolving। दूसरी तरफ अगर पानी में शुगर आप मिला रहे हैं तो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस which can easily separated by evaporation,
तो whenever we will separate or get back the reactants by simple physical methods, then we call it as a physical reaction. और दूसरी तरफ if you are not going to get back the reactants by physical methods, it is called a chemical reaction. ये हाँ, आपने ये कंसेप्ट ले लेना है. आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी. देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस लिखा हुआ है. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो होगा ही. क्योंकि जब भी आप रिएक्शन कराने जाते हो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कंडीशन तो दोनों का सेम है. एक में सोडियम कार्बोनेट है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड अपना निकलेगा, और दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही निकलेगा, क्योंकि Na2CO3 सोडियम 2 था, कार्बोनेट एक ही था. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 था. दोनों के पास CO3 है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों तरफ बराबर है. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड आर सेम. डिफरेंस कहाँ आएगा? तो वाटर में आएगा वाटर में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा. सोडियम ऑक्साइड्स में आएगा, वाटर में डिफरेंस आ जाएगा. तो आपको वाटर पर कंसंट्रेट करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर, ना कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम रह जाएगा. बस ये ध्यान रखिएगा. She found that the amount of carbon dioxide found in both the reactions was the same. Yes. Is her finding correct? Yes. पता लग गया हम लोगों को. अगर यही कंडीशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर वाटर के रहता तो हमारा रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो है सो कंडीशन दूर डिफरेंट हो जाएगा. वो बात समझ में आई? चलिए, हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन द केस. अब देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट का भी बात इन्होंने किया हुआ है. The amount of salt formed in the case 1 is twice the amount of salt formed in the case 2. जब सॉल्ट का डिस्कशन होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन तो बढ़ेगा ही. अभी आपको क्या बताया, कार्बोनेट सेम था, सोडियम अलग अलग था. एक में 2 सोडियम था, एक में 1 सोडियम था, तो 1 सोडियम वाला एक ही रह जाएगा. तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ट्वाइस. मतलब 1 में सॉल्ट जो है तो दुगना बनेगा और 2 में सॉल्ट आधा बनेगा. सिंपल. नाउ मूव टू, देयर वाज वन मिस्टेक हियर, so I have to repeat it back. To prepare a salad dressing, देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, सलाद ड्रेसिंग कर लिया, उसमें विनेगर के साथ डिस्टिल्ड वाटर और सोडियम क्लोराइड मिला दिया टू मेक इट टेस्टी. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि द पीएच ऑफ विनेगर का क्या हुआ. पीएच का विनेगर का पीएच बढ़ेगा या घटेगा? तो यहाँ पर आपको एक सीधा कंसेप्ट बता दे रहे हैं. सोडियम क्लोराइड का पीएच होता है 7, विनेगर का पीएच आप मान लीजिए 5. एसिड है भाई, तो 7 से कम होगा. तो अगर मान लीजिए विनेगर की पीएच की बात होगी तो 5 से वो 7 की ओर बढ़ेगा, और सोडियम क्लोराइड 7 से 5 की ओर बढ़ेगा. तो क्वेश्चन अगर विनेगर का है तो हम लोग लिख सकते हैं कि द पीएच वैल्यू विल इंक्रीज. और ठीक उसका उल्टा पड़ता है एसिडिटी पर असर. पीएच बढ़ा, एसिडिटी घटा. कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. राजेश वाज गिवन ए सब्सटेंस एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट. ही कंडक्टेड 3 टेस्ट. क्या था भाई? पी में से रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑन हीटिंग विथ वाटर. अच्छा भाई. क्यू में टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ग्रीनिश ब्लू. यहां ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश ब्लू हो रहा है. विबग्योर मतलब कि पीएच वैल्यू 7 और 8 के बीच में कहीं होगा ये. इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल. अब सवाल पूछा गया कि व्हाट इट हैज टेकन, उसको मिला क्या था. राजेश ने कौन सा मेटल के साथ या कौन सा सॉल्ट के साथ काम किया. कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो कार्बोनेट होगा. अब आप पढ़े हैं कि कार्बोनेट आपके पास 2 ही पढ़ना था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और सोडियम सॉल्ट ऑन हीटिंग दिख ही रहा है विथ वाटर. तो जब सोडियम सॉल्ट ऑफ हीटिंग ऑन हीटिंग विथ वाटर जब दिख रहा है आपको, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी द कंपाउंड, जिसको गर्म करने पर हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, जिसमें कि हम लोग 0.10 H2O मिला करके बनाते थे सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, which is also known as washing soda. Concept is clear. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. इसके बाद जो पूछा जा रहा है दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसका सेकेंड पार्ट, वो क्या है?
लेट अस गो टू द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्या कह रहा है, गिव वन यूज ऑफ द सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन पी एंड क्यू। देखिए जो भी प्रॉपर्टी था पी और क्यू का, पी का प्रॉपर्टी क्या था, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोई कार्बोनेट होगा। क्यू के पास क्या था, हीटिंग वाटर में सोडियम सॉल्ट देता है, हो गया। गिव वन यूज ऑफ द सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन पी एंड क्यू। अब क्या मेंशन किया गया था, इसका यूज बताना है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, ये वीक बेस है जिसका नतीजा होता है इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड, कभी कभी हम लोग एंटासिड में यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग टूथपेस्ट एंड ऑल्सो फर्स्ट एड इन इंसेक्ट बाइट्स, क्योंकि इट इज यूज टू मेकिंग टूथपेस्ट। आप देखे होंगे कि हनी बी ये बाइट में टूथपेस्ट रगड़ लिया जाता है, तो याद रहेगा। राजेश लेटर रीड द recrystallization of sodium salt formed by P give another basic salt that is used to manufacture of borax। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा बोरेक्स से रिलेटेड है, तो बोरेक्स को बनाने में जो सॉल्ट यूज होता है उसका नाम याद रखिए, वो सोडियम कार्बोनेट है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट फॉर बोरेक्स, तो सही बात है सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। और जो बनता है हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 373 केल्विन और गर्म करने पर। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अदिति फाइंड्स दैट ए मिक्सचर ऑफ एन एसिड एंड बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया। कंपेयर करना है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप पढ़े हैं एसिड्स में हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन आर ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन, लेकिन न्यूट्रल्स में हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन, खत्म हुआ। नेक्स्ट pH इज मेटर ऑन स्केल 0 to 14 with lower values indicating high hydrogen ions. Concentration more acidic and higher values indicating low hydrogen ion concentration, less acidic. A pH of 7 is considered as neutral. Every whole unit in pH represents a 10-fold increase in or decrease in hydrogen ion concentration. What would be the hydrogen ion concentration of a solution pH whole 4p compared to a pH value 10? देखिए यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। 4 और 8 के बीच में आपको निकालने के लिए कहा गया है और हर जगह पर डेसिमल वैल्यू डाला गया, यानी 10-फोल्ड इंक्रीज हो रहा है, हर बार 10 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा ना जी। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा उसका जो है सो पीएच वैल्यू घटता जाएगा, क्योंकि इन्वर्स होता है वो। तो अगर मान लीजिए हम लोग पीएच वैल्यू 4 का लेते हैं, तो 4 के लिए अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करना है, 8 के साथ कंपेयर करना है, तो यहां पर आपका 4 और 8 के में डिफरेंस है 4 जीरोस का, मतलब जिनका पीएच वैल्यू 4 है वो 10,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा। बात समझ में आ गई। 4 के पास 10,000 टाइम्स हायर हाइड्रोजन आयन होगा कंपेयर्ड विथ 8। अगर यही क्वेश्चन आता 4 से 14 का, तो 4 और 14 के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, 10 टू द पावर 10 का। आप सीधे लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 10 टाइम्स 4 जो है स्ट्रॉन्गर है 14 के कंपेयर टू, मतलब हाइड्रोजन आयन 0 के पास सबसे ज्यादा है। अगर 0 से 14 में जाए तो पीएच वैल्यू जिनका 0 हो जाता है उसके पास 10 टू द पावर 14 हाइड्रोजन आयन है, बस ये याद रखिए आप। और पीएच 14 के पास जाहिर बात है एक हाइड्रोजन आयन है। व्हाट माय पॉइंट, पीएच 14 1 हाइड्रोजन आयन या 10 हाइड्रोजन आयन आप ले सकते हो, अगर 1 से नहीं काउंट करना है तो, लेकिन वास्तव में पीएच वैल्यू 14 का काउंट 1 से होता है, इसलिए वहां पर 1 हाइड्रोजन आयन। अब पीएच वैल्यू 0 के पास 10 टू द पावर 14 हाइड्रोजन आयन, बीच वाला आप निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है आपका एक पीएच मीटर, जिससे कि मेजरमेंट करने के लिए कहा गया कि भाई पीएच की रीडिंग पढ़ना है और इंडिकेट करना व्हाट इज। तो देखिए यहां पर क्या है, कंडीशन क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आपका छिपा हुआ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। पूछ रहा है कि एक ग्लास इलेक्ट्रोड जिससे भी हम लोग पीएच का मेजरमेंट कर रहे थे, एक भीगा हुआ था एक सूखा हुआ था। तो अगर भीगा हुआ है तो उसमें वाटर ड्रॉप्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। ड्राई वाले में वाटर ड्रॉप्स नहीं होंगे। मतलब पीएच डाइल्यूशन पर होता क्या है, कंसेप्ट इसमें यही है। पीएच व्हाट विल हैपन टू द
pH ऑन डाइल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बेटा कि जब भी हम लोग को एक्चुअल pH जो भी होगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो स्लाइटली हायर pH देगा, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, आयंस तो सेम रहेंगे, pH वैल्यू ज़्यादा पढ़ेगा वो, मतलब लेस एसिडिक होगा। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम लोग ड्राई लेंगे और अगर मान लीजिए pH लेते हैं बेस के केस में, तो बेस में आपका वही चीज उलट जाएगा, वो लो pH रीडिंग करेगा, क्योंकि उसका pH में तो और ऊपर बढ़ना है, हाइड्रोजन आयन घटना है। तो दैट इज द बेसिक हिडन कंसेप्ट विद pH वैल्यूज, क्योंकि pH से क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो जब भी आपका pH का इंडिकेशन आएगा, बस यही ध्यान रखना है कि pH इज इनवर्सली कनेक्शन विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब pH अगर 0 है तो हाइड्रोजन आयंस मैक्सिमम है, दैट इज 10 to the power 14, और pH अगर आपका 1 है तो याद रखिए 10 to the power 14 से एक घट जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर pH पावर 14 है तो उसका pH हाइड्रोजन आयन वहां 1 होगा, हाइड्रोक्साइड आयन वहां 14 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि pH एक्चुअली इट इज पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग डायग्राम से कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। Dipty has 3 flasks containing dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid and dilute sodium hydroxide। देखिए 3 चीज मिला हुआ है, सल्फ्यूरिक, हाइड्रिक एंड ये 2 एसिड है, एक बेस है। Which of the solution will she be able to identify by just making mixture of pair substance? एसिड बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, वो गर्म होगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए 2 एसिड को मिलाने से कोई गर्मी नहीं आ रही है, 2 सॉल्यूशन को मिलाने से, तो आपको पता लग जाएगा दोनों एसिड है, और उसमें अगर तीसरा डालिएगा तो वो बेस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो आप पहचान लोगे कि आइडेंटिफिकेशन आसान है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। व्हाट ऑब्जर्वेशन विल हेल्प हर टू मेक दिस आइडेंटिफिकेशन? यहाँ पर सीधी सी बात है, हाइड्रोक्साइड को आप पहचान भी सकते हैं, और सिंपल अभी मैंने बताया, छूने से गर्म लगेगा तो वो आपका बेस हो जाएगा। चलिए वापस आ गए। कर्नल कनेक्टेड कॉपर प्लेट एंड आयरन प्लेट टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। देखिए बेटा, प्लस से कनेक्ट होता है आपका एनोड और माइनस से कनेक्ट होता है कैथोड। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिखा रहा है वो कॉपर प्लेट आपका है प्लस से कनेक्टेड और आयरन प्लेट है माइनस से कनेक्टेड, यानी कि आयरन प्लेट आपका एनोड है, मतलब मूवमेंट होना चाहिए उल्टा आयरन से कॉपर की ओर, लेकिन नीचे डाला हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहला चीज, ये जो सिचुएशन है वो बैटरी सिचुएशन एक्चुअली बना हुआ है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसका नतीजा क्या निकलने वाला है कि कॉपर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, मतलब एनोड से कैथोड की ओर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आपका कॉपर प्लेट एनोड है, आयरन प्लेट कैथोड है, ये ध्यान रखिएगा। और रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट। अब आते हैं इसके बाद, इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इवन बिफोर ही टर्न द स्विच ऑन, देखिए स्विच ऑन के पहले क्या हुआ, तो सबसे पहला चीज स्विच ऑन के पहले जो शुरू हुआ, दिस कुड हैव बीन ड्यू टू, यहाँ पर आपका जो रिएक्शन हो रहा है अगर बिना किसी स्विच ऑन के या इलेक्ट्रोलाइसिस सप्लाई के हो रहा है तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलेगा तो जाहिर बात है कॉपर का डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा वो विदाउट एनी चेंज। दूसरा सिचुएशन, व्हाट विल बी हैपन इफ द करंट इज स्टार्टेड, तो देखिए यहाँ पर भी आपका सिचुएशन सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हैं तो उसमें भी होता क्या है कि एनोड से पार्टिकल मूव कर जाते हैं कैथोड में। कॉन्सेप्ट समझिए, एनोड से पार्टिकल मूव कर जाते हैं कैथोड में, तभी ना एनोड मर बचता है व्हेन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन, चाहे वो कोई मेटल रहे। तो कैथोड में अगर आप मेटल डालिएगा, कोई भी मेटल रखिएगा, तो उसके ऊपर एनोड से आने वाला मेटल डिपॉजिट होता जाता है, यानी कि यहाँ पर कॉपर विल कंटिन्यू टू बी डिपॉजिटेड ऑन आयरन प्लेट, मतलब रिएक्शन विल कंटिन्यू बट बिकम फास्टर। दूसरी तरफ क्या करते हैं हम लोग, आयरन प्लेट को अगर सिल्वर प्लेट से बदल दे तो अब तो सवाल उठता है कि कंडीशन चेंज हो गया, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सॉरी लेस रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन नहीं होना चाहिए क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन ऑल्सो,
मगर हम लोग कॉपर और सिल्वर को डिस्कस कर रहे थे। कॉपर हमारा बना हुआ था बेचारा एनोड और सिल्वर हमारा बना हुआ है कैथोड। तो डिपोजिशन का जहां तक सवाल होगा तो यहाँ पर क्या डिपोजिट होगा? जाहिर बात है कॉपर ही डिपोजिट होने वाला है सिल्वर के ऊपर, क्योंकि सिल्वर तो आपका कैथोड है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होना चाहिए? रीजन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप तो आराम से लिख सकते हो कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। इसके अलावा और उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 4 इसी में है। What is likely to happen the concentration of copper sulfate in the solution of passing electric current through the solution? अब देखिए सिल्वर प्लेट जो हम लोग डाले थे उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसके साथ होने क्या जा रहा है? जाहिर बात है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ना है? जितना कॉपर सल्फेट से कॉपर खींचा जाएगा उतना कॉपर तो आपका एनोड सप्लाई कर रहा है, तो इट विल रिमेन द सेम, इट विल कांस्टेंट। Which of the following will happen to the weight of silver and copper plates after passing the current for some time? हाँ ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो होगा सिल्वर प्लेट के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, तो जाहिर बात है सिल्वर प्लेट भारी होता जाएगा और कॉपर प्लेट हल्का होता जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता है यहाँ, द वेट ऑफ सिल्वर प्लेट विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ कॉपर प्लेट विल डिक्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ, क्योंकि ये कंसेप्ट खाली आपको पकड़ के रखना है कि भाई एनोड से कैथोड की ओर मूव करता है और सॉल्ट जो यूज किया जाता है वो भरसक एनोड के मेटल का ही होता है, वट एवर कंडीशन इट इज। इसी में आपको 2-3 कंसेप्ट और मिल जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, टिनिंग है। जब टिन का डिपोजिशन होगा तो टिनिंग कहलाएगा, जब आपका जिंक का डिपोजिशन होगा तो गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, एल्युमिनियम का डिपोजिशन होता है तो एनोडाइजिंग हो जाता है। इसमें आपका जिंक, एल्युमिनियम, टिन जो भी हम ले रहे हैं दे आर यूज्ड एज कैथोड, सॉरी एनोड, यूज्ड एज एनोड, क्योंकि एनोड के फॉर्म में रहेगा तभी ना कैथोड की ओर मूव कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दिया गया है। 3 प्लेसेज ऑफ रस्ट फ्री आयरन रॉड आर कंप्लीटली कोटेड। अच्छा प्लास्टिक, ऑयल पेंट, जिंक, ठीक है भैया। अगर प्लास्टिक को कोट किया गया है तो प्लास्टिक तो फट सकता है, आपको पता है। ऑयल पेंट लगाया हुआ है, उसको नोच दीजिएगा तो या रगड़ दीजिएगा तो वहां से हट जाएगा। लेकिन जिंक के साथ क्या कंडीशन है और एल्युमिनियम के साथ क्या सिचुएशन है कि ये लोग अपने आप को ऑक्साइड कर देते हैं। मतलब जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा आयरन की रस्टिंग के लिए वो पहले जिंक से रिएक्ट करेंगे, एल्युमिनियम से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बोथ आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। मतलब दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट द आयरन। मतलब ऑक्सीजन को किसी भी हाल में आयरन के कांटेक्ट में आने नहीं देंगे। यानी कि गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट व्हाटएवर इनसाइड इट कंपेयर्ड विथ इफ दे आर लेस रिएक्टिव देन जिंक और एल्युमिनियम। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, स्टेटिक रस्टिंग विल बी ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट ऑफ द स्क्रैच ऑफ 3 आयरन। जाहिर बात है जिंक वाले में सबसे कम रस्टिंग होगा, बाकी में रस्टिंग होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ईच केस। आपको आंसर मैंने बता दिया है, प्लास्टिक चूंकि कवर करेगा तो फट जाएगा तो आराम से कवर, और जिंक के साथ जहां तक सिचुएशन है तो जिंक आपको पता है कि क्या करता है, इसको अलग से बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जिंक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि जिंक जो है तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बचाता है उसको। नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग विथ आयरन। ये आपको पता है, गैल्वेनाइजेशन। गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर प्रेफरेंस टू द आयरन। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, रिएक्शन विथ एयर, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। एक मैंने प्रीवियस स्लाइड जो बनाया था केमिस्ट्री का उसमें देख लीजिएगा, आपको मेंशन किया हुआ है डिफरेंट कंडीशन ऑफ मेटल्स टू रिएक्ट विथ एयर, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। उसको एक बार आपने देख लेना है ताकि वो आपकी मदद कर सके। हाँ जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है तो जाहिर बात है ये आपको पूछ रहा है कि विच इज प्रेजेंट इन एज प्योरेस्ट फॉर्म इन, तो नोबल गैसेज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, और नोबल गैसेज में आपको सिर्फ गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर आते हैं, बस इतनी याद रखिए। इससे कोई खास लेना देना है नहीं, इसमें कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ब्लू सल्फ सॉल्यूशन किसका था,
जाहिर बात है कॉपर सल्फेट होगा। कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। कलरलेस सॉल्यूशन तो अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट था तो कॉपर से अल्युमिनियम भी बना सकता है, मैग्नीशियम भी बना सकता है, जिंक भी बना सकता है, सारे वाइट हैं, कोई समस्या तो यहाँ है नहीं। जिसको आप कलरलेस सॉल्यूशन कह रहे हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो बेसिकली हम लोग ZnSO4 को ले लेते हैं विच इज सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद आते हैं मेटल वाई दैट इज पिंक सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है व्हाट इज द पिंक सॉल्ट। अब पिंक सॉल्यूशन वाला सॉल्ट कौन सा था? लेट अस गो टू द सिचुएशन। हमारे पिंक सॉल्यूशन का साल्ट कौन सा था? लेट अस डिस्कस दैट। पिंक सॉल्यूशन, पिंक, that is basically asked. Pink, 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 no pink. I don't getting any pink solution of any salt. चलिए कोई बात नहीं, इट में बी ऑक्साइड। चलिए कलरलेस सॉल्यूशन जो भी बना उससे मेटल वाई का रिएक्शन होने के बाद पिंक सॉल्यूशन बन गया। पिंक से आपका ग्रीन सॉल्यूशन बन रहा है यानी आयरन, यानी कि पिंक सॉल्यूशन बनाने वाला जो भी मेटल है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, सॉरी, नहीं आयरन से लेस रिएक्टिव है। तो निकल या टीन हो सकता है, बेसिकली टीन होना चाहिए वहाँ, SN प्लम्बस। खैर, तो मेटल जेड ग्रीन सॉल्यूशन है, तो ये आयरन सल्फेट हो सकता है। स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ एनी ऑल अकर इफ मेटल एक्स इज अगेन एडेड टू ग्रीन सॉल्यूशन। कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होने का संभावना नहीं है, क्योंकि सबसे W जो है तो लोवेस्ट है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच इज मोर रिएक्टिव, तो आप देख रहे हैं ना कि मेटल एक्स, मेटल वाई, मेटल जेड सब रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसका मतलब कि मेटल एक्स इज लेस रिएक्टिव देन मेटल वाई इज लेस रिएक्टिव देन मेटल जेड। ये कंसेप्ट यहाँ आपने ध्यान रखना है, और W भी साथ में है। मतलब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज को, तो W सबसे नीचे जाएगा, उसके ऊपर X आएगा, उसके ऊपर Y आएगा, उसके ऊपर Z आएगा। मतलब Z इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ZYXW अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। Says two identical shiny iron pieces, yes, piece of rusting coated piece B. ओके, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग लीव करते हैं, क्योंकि यहाँ भी गैल्वेनाइजेशन इज द मेन हिडन कंसेप्ट हियर। और गैल्वेनाइजेशन के साथ साथ सीधा रिलेशन है कि जिंक जो है तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके बचाता है, यह ध्यान रखिएगा। जिंक ऑक्सीडाइजेज एल्युमिनियम ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोरोजन टू प्रोटेक्ट द मेटल इनसाइड इट। तो ये आपने ध्यान यहाँ रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, ये तो अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अब सवाल उठता है कि स्टेनलेस स्टील का क्या सिचुएशन है। स्टेनलेस स्टील बिल्कुल रस्ट नहीं करता है या रस्ट करता है? तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग का संभावना बिल्कुल नहीं है। आयरन निकल क्रोमियम फॉर्मैन एलॉय। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आयरन निकल क्रोमियम ऑल्सो एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये भी रस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो है कि P&Q स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप का ये बनाया हुआ है। अगर वो सही है तो ये भी सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यहां पर जो आपने दिया गया है, पूछा जाएगा कि अगर स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, तो आपने आंसर लिखना है यस इट इज करेक्ट। लेकिन अगर सिर्फ स्टील होगा जो कि आयरन निकल और क्रोमियम से बनता है तो वो स्लाइटली रस्ट करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि इन स्टेनलेस स्टील वन नॉन मेटल इज ऑल्सो एडेड, दैट इज योर कार्बन।
एंड दैट प्रोटेक्ट स्टेनलेस स्टील फ्रॉम बीइंग रस्टिंग, क्योंकि कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है जिस तरह से आपका जिंक कर रहा था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। ए टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई मेटल एम, शी गिव्स द फॉलोइंग क्लूज। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। इट्स ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ HCl एंड NaOH। जाहिर बात है 3 होंगे, या तो सोडियम होगा या जिंक होगा या प्लम्बस होगा, क्योंकि जिंक होगा, अल्मुनियम होगा और प्लम्बस होगा, क्योंकि जिंक के साथ जिंकेट बनता है, अल्मुनियम के साथ एल्यूमिनेट और PB के साथ प्लम्बेट। तो ये आप ध्यान रखना है। अगर एसिड और बेस से रिएक्शन दोनों कर रहा है तो वो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का खूबी यही है कि दे कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। इट डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम। हाँ, अब ये सवाल थोड़ा सा आपका डेलिकेट हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि जहां तक स्टीम का सवाल है, तो स्टीम का सवाल है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि इस सिचुएशन में एल्युमिनियम इज द ओनली सुटेबल आंसर दैट कैन बी यूज्ड। और तीसरा जो आइडिया दिया हुआ है वो 100% एल्युमिनियम को कंफर्म कर रहा है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स ओर, क्योंकि इसके नीचे के जितने भी मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत नहीं है, उनको कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है। यानी एल्युमिनियम के नीचे आपका कार्बन को प्लेस कर देना है आपका एक्टिविटी सीरीज में, और वही कार्बन जो है सो बाकी सबको रिड्यूस करके आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। और लो रिएक्टिव मेटल्स तो सीधे हीट करने से ही अपने ऑक्साइड को छोड़ देते हैं, जैसे मरकरी Hg, उसको आप गर्म कीजिएगा और मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम विल बी द सुटेबल आंसर। तो क्वेश्चन भी आपका वही पूछा था, आइडेंटिफाई द मेटल, राइट ए केमिकल इक्वेशंस ऑफ मेटल्स विथ HCl एंड NaOH। तो आपने रिएक्शन जो बुक में लिखा हुआ है याद करके बना लेना है। व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टेड विथ आयरन ऑक्साइड। अब आते हैं आयरन ऑक्साइड की ओर। तो जाहिर बात है आयरन ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो आयरन ऑक्साइड इज लेस रिएक्टिव देन आयरन इज लेस रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। अब अल्युमिनियम से आयरन लेस रिएक्टिव है तो क्या करेगा, आयरन जाहिर बात है अपना ऑक्साइड छोड़ देगा, to give aluminum oxide a space। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग हीटेड विथ कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जिस मेटल ऑक्साइड से कार्बन को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो है सो आयरन से मोर रिएक्टिव है, सॉरी कार्बन से मोर रिएक्टिव है। अगर कार्बन से मोर रिएक्टिव होगा तो जाहिर बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, और ये मैंने अभी आपको बताया है। कार्बन का प्लेसमेंट जो है तो अल्युमिनियम के ऊपर रखा गया है, तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करना असंभव नहीं है। मतलब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो जाहिर बात है वो आयरन ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता तो यहां पर कार्बन से वो रिड्यूस नहीं होने वाला था, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। अल्युमिनियम भले CO2 का फॉर्मेशन करवा सकता था, एल्युमिनियम भी नहीं करवा सकता है, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम बोथ, क्योंकि कार्बन इज प्लेस्ड बिलो एल्युमिनियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक एलिमेंट एम फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्लोट्स ऑन वाटर जब बोल दिया तो आपके पास सीधा पता है ओनली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द मेटल्स दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। दे अच्छा, अब आते हैं कैन बी कट विथ नाइफ, कंफर्म भी हो गया। अकर्स नेचुरली एज इट्स क्लोराइड MCl यानी लिथियम क्लोराइड, NaCl और KCl। It oxidizes, dissolves in water to form hydroxide। Yes। तो मेटल M को कैसे निकाला जाएगा, जाहिर बात है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड्स जो हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नेम द मेजर बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस। क्लोरीन गैस निकलेगा, वो भी कहाँ निकलेगा आपको पता है एनोड पर। तो ये हो गया आपका 3rd चैप्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब ये क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। याद रखिएगा बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कंसेप्ट से ज़्यादा आपको ध्यान देना है उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको याद रखिए क्या दिया हुआ है
होमोलोजस सीरीज का फॉर्मेशन, पहला तो होमोलोजस सीरीज में आपको पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स मस्ट बी हैव सेपरेटेड बाय CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट। कंबस्शन इन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बनना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनना है तो वो अल्केन है। अल्कोहल भी हो सकता है क्योंकि अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स के पास भी ऑक्सीजन होता है। यानी कि हमारे पास कोई भी हो सकता है इसमें से PQR जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। हाँ, अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? इफ O इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड द कंपाउंड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर द कंपाउंड विथ विच द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट लाइकली टू कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस, तो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन, सोडा इज ए बेस, तो आपको एसिड ढूंढना है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एसिड है आपका COOH, क्योंकि एसिटिक एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट। विनेगर वो रिएक्ट कर सकता है, अल्कोहल रिएक्ट नहीं कर सकता है, CHO एल्डिहाइड्स भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और कीटोन्स यानी CO भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो इन दिस सिचुएशन द आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब यहाँ है 1 मोल ऑफ इथीन एंड 1 मोल ऑफ इथाइन आर सेपरेटली मेड टू कंप्लीटली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन फिर वही आ गया आपका, एडिशन रिएक्शन से बेस्ड। इथीन में कितना होता है? 2 बॉन्ड होता है, इथाइन में 3 बॉन्ड होता है। यानी कि इथीन में 2 बॉन्ड को 1 बॉन्ड में बदलना है, इथाइन में 3 बॉन्ड को 1 बॉन्ड में बदलना है, और जितना बॉन्ड बदलना है उतना मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो जाहिर बात है जितना मोल इथाइन या इथीन का होगा, नहीं क्या पूछा है? अच्छा, विच विल बी द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट फॉर द टू रिएक्शंस। तो डिफरेंट तो कोई नहीं होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है तो इथीन इथेन बनेगा, इथाइन इथेन बनेगा। इन बोथ द सिचुएशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन एंड इथेन विल बी सेम। दूसरा क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड। हाँ, अब जो है सो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि Q डिफरेंट होगा, P तो सेम हो जाएगा लेकिन Q आपका डिफरेंट हो जाएगा। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, मैंने आपको भी क्या बताया था कि कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक बॉन्ड को हटाने के लिए हमको 1 मोल चाहिए। तो इथेन का रिक्वायरमेंट होगा 1 मोल हाइड्रोजन और इथाइन का रिक्वायरमेंट होगा 2 मोल हाइड्रोजन। याद रखिएगा 1 मोल हाइड्रोजन इट इज एक्चुअली द गैस दैट इज काउंटेड, एटम मत काउंट कर लीजिएगा जो उसमें। हाँ, इलाहाबाद क्वेश्चन 3 का तो इसका आंसर ओनली Q होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट मांगा गया। सेम मांगा जाता तो सच मोल P आपका आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दियर देन एनिमल फैट। अब यहाँ पर तो आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल इज ए अनसैचुरेटेड फैट एंड एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड, और चूंकि वही अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में जाके सैचुरेट होके एनिमल फैट बनता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। यानी कि अगर एनिमल फैट हम लोग यूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली। और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट है जिसको कि आराम से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऑप्शन ए इज करेक्ट, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज देयर। आगे बढ़ते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन CnH2n+2। हाँ, C2H6 ठीक है। हैज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन C3H4। व्हाट ए कंपाउंड C3H4। पहले आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है ये। देखिए बेटा C3H4 एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि ये फॉलो कर रहा है आपका फॉर्मूला किसका? अल्काइन का, CnH2n-2 C3H6-2 यानी कि 4। तो ये अल्काइन है। और दूसरा चीज, इसका नाम अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप आराम से बता सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपाइन। इसका नाम प्रोपाइन समझ में आ गया। व्हाट इज ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ फ्लेम? और जाहिर बात है अल्कीन और अल्काइन दे प्रोड्यूस सूटी फ्लेम या लो फ्लेम, याद रहेगा, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन।
ये कंप्लीटली कंबसन नहीं होता इनके साथ। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब आइए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पर C3H4 का। तो देखिए बेटा C3H4 का आपका दो स्ट्रक्चर सब पॉसिबल है। C3H4 के लिए दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बिटवीन टू कार्बन एटम्स वी हैव टू पुट डबल बॉन्ड्स बोथ साइड। 3 कार्बन एटम है आपके पास, पहला कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, और उसका जो बचा हुआ जगह हाइड्रोजन से भर दीजिए। दूसरा कंडीशन सेम था, एक C उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, फिर आप C, फिर सिंगल C, और उसके बाद आप जगह भर दीजिए। एंड बोथ आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो यहाँ पर दो पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड के C3H4 के, और इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है आपको। C3H4 की जगह पर अगर मान लीजिए पूछ देता है C4H, क्या हो जाएगा, 4 2 जाए 8 2 6, C4H6। तो उसमें भी आपने यही करना है, डबल बॉन्ड लगाते जाना है और कम्बन भरते जाना है। मतलब इथीन और इथाइन में से कोई बने, डाइईन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, अगर पॉसिबल है तो डाल दीजिए। फिल द होल विथ H, and if it is going to follow the general formula, you are correct। नहीं फॉलो करता हटा दीजिए, प्रैक्टिस ऑन इट। इसके बाद आता है ब्रोमीन वाटर, जो कि रेडी सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन है। तो याद रखिएगा बेटा, ब्रोमीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ अल्कीन एंड अल्कीन एंड अल्काइंस। होता क्या है इसमें, जब आप उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ शेक करते हैं तो इट कंबाइन विद देम, मतलब डाइब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोप्रोपेन बना सकता है। मतलब दोनों बॉन्ड में वो ब्रोमीन को ऐड कर दे सकता है। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज गोइंग टू बी फाउंड हियर। बात समझ में आया? एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, ब्रोमीन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रिजल्ट डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन आपका एग्जाम्पल है। तो हेक्सेन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हेक्सीन और हेक्साइन दोनों डिकलराइज हो जाएंगे। हेक्सेन में कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हेक्सीन और हेक्साइन में होगा। और रीजन मैंने अभी आपको बता दिया है, ब्रोमीन विल react with only alkene and alkynes to decolorize undergo addition reaction। आगे बढ़ते हैं। द कार्बन कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O, CnH2nO, यानी कि अल्कोहल, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग ए कीटोन ग्रुप। आपको कीटोन ग्रुप का ही बनाना है, सिर्फ याद रखिएगा नो एल्डिहाइड शुड बी मेड। यानी कि CO जो है सो आपका हमेशा बीच में रहना चाहिए। पहला C, उसके बाद दूसरा C के साथ एक और डाल सकते हैं, और बाकी सब कंप्लीट कर दीजिए। फिर पहला C और दूसरा C छोड़ के तीसरा C के साथ आप वो डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। तो ऑप्शन आएगा आपको, तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो आप आइसोमर बना सकते, क्या कहते हैं, आइसो कीटोन बना सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मल कीटोन जो बनेगा वो एक स्ट्रेट चेन में CO होगा। तो नॉर्मल कीटोन के आपके पास दो आइसोमर बनेंगे इसमें, और तीसरा जो बनेगा वो आइसो कीटोन का बनेगा। मतलब CH3 C CH3 CO CH3। आप आंसर शीट में इसका देख सकते हैं, एज आई हैव शेयर्ड विथ यू। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, आइसो की खूबी क्या होती है कि 1 कार्बन मस्ट बी कनेक्टेड विथ 3 साइड्स विथ कार्बन। नॉर्मल वाले में एक कार्बन का कनेक्शन मैक्सिमम 2 कार्बन से हो सकता है, और नियो में एक कार्बन का कनेक्शन मैक्सिमम 4 कार्बन से हो सकता है। मतलब चारों तरफ कार्बन हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को यहां ध्यान रखिएगा, तो आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। यस, बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोजन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड टू मॉलिक्यूल टू हैव ए स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए बेटा, आइसोमर बनाने के लिए कम से कम आपको आइसो का तो व्यवस्था पड़ेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब कि पहला जो बनेगा वो 4 कार्बन एटम का ही बनेगा आइसोमर अल्केन में।
दूसरा आइसोमर भले 5 कार्बन का बन सकता है, उसमें 3 आपका आइसोमर्स हो जाएंगे, लेकिन जहां तक इनके साथ है जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, उसमें मिनिमम 4 कार्बन का रिक्वायरमेंट है। वो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं इसमें। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ सैचुरेटेड हैविंग द मिनिमम, हाँ पूछ भी दिया, बनाइए। An open chain hydrocarbon X having a general formula CnH2n+2 is hydrogenated in the presence of a catalyst. -2 है इसलिए हाइड्रोजिनेशन होगा क्योंकि ये अल्काइन है, और अल्काइन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इट अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस टू प्रोड्यूस अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट एंड हीटेड। ये सिचुएशन है जब वो अल्कीन से अल्केन या अल्काइन से अल्केन बन जाएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको काउंट करने के लिए पूछा जा रहा है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्स, देखिए 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्स अगर आपने चुना हुआ है कोई भी कंपाउंड, तो इन दैट कंडीशन व्हाट एक्चुअली इज नीडेड हियर, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, अल्कीन का को सैचुरेट करने के लिए 1 मोल चाहिए था, अल्काइन के लिए 2 मोल, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन इसमें जो सिचुएशन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हैं। तो अगर 3 बॉन्ड डालिएगा तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा हो गए, और 2 एक्स्ट्रा हो गए तो 2 मोल, अगर 1 एक्स्ट्रा होता तो 1 मोल। दैट इज योर आंसर। द हाइड्रोकार्बन एक्स कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आफ्टर सिंगल बॉन्ड स्टेट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दैट वुड बी पॉसिबली प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कितने नंबर बॉन्ड प्रेजेंट है एक्स के साथ, तो ये तो आपके हाथ में है। अल्कीन में आपको पता है कि 2-2 कार्बन, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ आपने लिखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सीधा आंसर हो गया, और आगे बढ़ जाना है और दोबारा नहीं डालना है उसमें। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ का दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का मामला आया अब यहाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबका डिफरेंट होगा, वेदर इट इज ए होमोलोजस मेंबर ऑफ होमोलोजस सीरीज और नॉट। लेकिन जहां तक सवाल है फंक्शनल ग्रुप का, अगर एक ही होमोलोजस सीरीज के मेंबर है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, तो दे आर केमिकली सिमिलर। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा किसमें, इसमें आपका Q और S का, क्योंकि CH3 CH CH2OH है, ये अल्कोहल है, वो भी अल्कोहल है, ये दोनों अल्कोहल है, और इधर वाला P कीटोन है आपका, R आपका एसिड है। तो P का कीटोन का प्रॉपर्टी कीटोन के साथ मैच करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अच्छा अब सवाल उठता है सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किसी का नहीं हो सकता सेम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर होमोलोजस सीरीज ऑल्सो। तो बॉइलिंग पॉइंट का इनसे कोई लेना देना नहीं हो सकता, दो का बॉइलिंग पॉइंट आपस में मिलता हो। बट इन योर आंसर यू मस्ट राइट दैट बीइंग a member of different functional groups or member of homologous series, they can't have the same boiling point. That must be your answer. कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटिंग एंड अल्कोहल, यह आपने पढ़ा था बेटा, अल्कोहल को अल्कीन में बदलने के लिए आपके पास क्या यूज करना था, हॉट कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें इसको इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर CH3 CH2OH को हीट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है ये दूसरा है, इसमें OH आपका बीच में है, मतलब कि सेकेंड कार्बन फ्रॉम द राइट साइड, OH इज अटैच्ड। आप कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 भी हो जा सकता है, दूसरी तरफ CH2 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 डबल बॉन्ड CH3 भी CH2 हो जा सकता है, सॉरी CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड बीच में भी जा सकता है और CH3 CH के बीच में भी घुस सकता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने बना लेना है इसके लिए, यानी कि जब भी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों एक साथ बनेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड
डबल बॉन्ड विल बी एट विच प्लेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इथाइल प्रोपेनोएट, कलरलेस कंपाउंड है। पाइनएप्पल, देखिए अभी पढ़ाया गया था आप लोगों को फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। तो पाइनएप्पल रहे कि कीवी रहे कि क्या कहता है उसको, स्ट्रॉबेरी, कोई भी कंपाउंड ऐसा है फ्रूट स्मेलिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ईस्टर है। अब ईस्टर कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि यू ऑल नो दैट अल्कोहल एंड एसिड्स बोथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड का organic alcohol reacts together to produce ester. Write the names of carboxylic acid and alcohol from this compound. तो इसमें आपने कुछ करना भी नहीं है, तो बहुत आसानी से निकलने वाला आपका कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और 2 कार्बन के साथ अल्कोहल, क्योंकि CH3 CH2 COO, तो जो COO है वो चला जाएगा आपका एसिड में, और चूंकि उस COO के साथ जो H था उसको हटाया गया है और दूसरी तरफ OH वाले का OH हटा है, यानी कि अल्कोहल का OH हटा है, यानी कि CH3 CH2 जो ऐड हुआ H की जगह पर, दैट इज फ्रॉम बिलोंग्स टू अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन में कुछ चेंज आएगा, जैसे मान लीजिए डाल दिया आपको CH3 COOH, CH3 COO और इधर दे दिया आपको C3H7, तो याद रखिएगा बेटा C3H7 इज अल्कोहल एंड CH3 COOH यानी कि इट इज इथेनोइक एसिड, बस ये ध्यान रखना है इसको। अच्छा, इसके अलावा आप एक और तरीका इसके लिए यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीटिंग इट। जैसे कोई भी एसिड कैटलिस्ट का आप यूज इसमें कर सकते हैं और आराम से गर्म करने पर इट विल अंडरगो द सेम रिएक्शन एज इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। रिएक्शन आप लोग अपनी बुक से देख लेंगे, दैट विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि इसको देख करके वीडियो देख के चले जाना है एग्जाम देने, थोड़ा सा उस रिएक्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां रिएक्शन लिखने के लिए आप लोगों को आएगा। अब यहां पर आपका क्वेश्चन जो है तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको समझना है। याद रखिएगा बेटा, कोई भी साइक्लो अल्केन जो है सो अल्कीन का फॉर्मूला लेता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कितने कार्बन है, 5 और 1 में 6, तो 5 वाले कार्बन का C5H10 हो जाएगा और 6 वाले का C6H12, सीधा हिसाब, मतलब CnH2n का फॉर्मूला ये लोग फॉलो करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमको हटाने होंगे, तो टोटल हाइड्रोजन हमको आया था C5H10 C6H12, मतलब आ गया था C11H22। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें 2 घटा देंगे तो C11H20 हो जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर, और इसमें कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है, एंड डोंट डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसी, अच्छा मानसी रोट द नेम्स ऑफ 4 कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट मेंबर्स, मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनोन, मिथेनोइक एसिड। देखिए बेटा, मिथेनॉल पॉसिबल है, मिथेनॉल पॉसिबल है। मिथेनॉल का होता है CH3OH, मिथेनॉल का होता है HCHA, HCHO, याद रखिएगा HCHO, कोई गड़बड़ नहीं। मिथेनॉन संभव नहीं है बिकॉज इट नीड्स 3 कार्बन मिनिमम, तो पहला मेंबर बनेगा प्रोपेनॉन, CH3CO CH3। मिथेनोइक एसिड इज पॉसिबल, जिसमें लिखेंगे आप HCOOH। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से बना लीजिएगा बिकॉज दिस में बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इसको आपको कॉपी करना है, इट इज जस्ट मेंशनिंग इट। तो याद रखिएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी सीरीज यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, याद रहेगा, गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज कैन बी आइसोमर्स, एग्जांपल प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आइसोमर्स हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन का? प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 CHO, ये ना CH3 CH2 CHO।
और CH3COCH3 प्रोपेनॉल तो है, एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, दे आर ऑसिबल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कैन एन अल्कीन एंड एन अल्कोहल बी आइसोमर? नो, अल्कीन और अल्कोहल आइसोमर कैसे हो सकता है? अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, व्हाई इज इट पॉसिबल टू फाइंड एन आइसोमर लाइक दिस? तो ये आपने अच्छे से देख लेना है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आंसर देना है। नेक्स्ट, होममेड विनेगर प्रोड्यूस फ्रॉम वाइन। अच्छा जी, तो ये है आपका द वाइन इज टेकन इन क्लीन ग्लास जार, शेकन वेल टू एरेट इट एंड सम वाटर इज एडेड टू द जार एंड kept undisturbed fermentation 3-4 weeks vinegar would be ready to use। ये आपको प्रोसेस बताया गया हाउ टू कन्वर्ट वाइन इनटू विनेगर। अब पूछा जा रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन वाइन एंड विनेगर। तो वाइन में कौन था? OH था, अल्कोहल था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। विनेगर में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था यानी COOH। तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल का बदला जाता है और आपको अच्छे से आता है। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Getting added removed from wine is converted to vinegar. Name the type of reaction. Type of reaction of oxidation reaction देख के आराम से निकल सकते हैं। Name any chemical reagent that would be used for the same reaction it is carried out in the laboratory। अब दूसरा केमिकल रिएजेंट आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा केमिकल रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं? तो आप लोग पढ़े थे बेटा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों का यूज किया जा सकता है अदर देन फर्मेंटेशन टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिड। ओके, अब आइए, पॉलीथीन इज ए प्लास्टिक बैग मेड फ्रॉम इथीन। बन गया, पॉलीथीन आपका तैयार हो गया, पॉलीइथीन। कार्बन एटम का कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ? सिंपल है, कार्बन के पास तो आपको 2-3 प्रॉपर्टी भी पढ़ना था, एक था कैटेनेशन, एक था टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ टेट्रावैलेंसी का यूज हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ लिंकिंग हो रहा है। लिंकिंग का मतलब होता है कैटेनेशन। यू कैन राइट इट वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आ जाइए, ये इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, इथेनॉल इज रिन्यूएबल बायोफ्यूल मेड फ्रॉम बायोमास एंड सो। ये तो आप अपनी बुक से ही पढ़ सकते हैं, इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर इथेनॉल? हम क्वेश्चन पर आते हैं। इथेनॉल C2H5OH आराम से लिख सकते हैं। द अदर कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए शुगर। तो इथेनॉल के साथ बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनने वाला है? जैसे हम लोग पढ़े थे बायो में, बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बस हो गया। What other compounds obtained as a byproduct when ethanol is obtained from sugar? Carbon dioxide. What would be the product formed when ethanol undergoes complete combustion? Same case, carbon dioxide or water. होगा बनना है इसको। बाकी बैलेंसिंग तो आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए बैलेंसिंग पर मैं फोकस नहीं करूंगा। एंड दैट इज फाइनली कंप्लीट। सो यू कैन गो थ्रू दिस सेशन वेरी इजीली। अच्छे से इसको पढ़िएगा। और केमिस्ट्री में आपका यही 4 चैप्टर आने वाला था जिसे मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर इससे कंसेप्ट आपको मिल जाता है तो बेटर है, एंड दैट विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 4th of this month। So once again, thank you all for watching this video, and it will help you to score 100% marks. And be attentive while you are watching this video. Thank you. It's Ravi sir, and best of luck for your examination.